Hello. Good afternoon, sir. Very good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Very afternoon. good afternoon. चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं। बच्चों आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ और कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज देखेंगे, सेल्स के कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास के डिस्कशन से ही आज का हम लोग का कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो जो कल हम लोगों ने देखा था उसी को एक्सटेंड करेंगे, जो लास्ट टॉपिक था कल की क्लास का, जहां पे हम लोग रेजिस्टर्स बैटरीज कंटिन्यूअसली कनेक्ट कर रहे थे। तो बच्चों ये देख लीजिए, अगर आपने कल मिस किया है या कोई चीज आप लोग को नहीं समझ में आई थी तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो नमस्ते आप? सर। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। बैठ जाइए बच्चों। नमस्ते सर। नमस्कार। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जैसे दो पॉइंट हैं ए और बी, और मुझे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जिसमें पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बैटरी से जाने पे करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्योंकि बैटरी एनर्जी सप्लाई करती, चार्ज सप्लाई नहीं करता। और दूसरा, अगर आप करंट के डायरेक्शन में जाएंगे और बीच में रजिस्टर आएगा तो आईआर से पोटेंशियल घट जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर जो मैं पॉइंट ए से शुरू करता हूं, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए माइनस आई आर, तो आई 2 और आर 4। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। फिर आप बच्चों हायर से लोअर जाएंगे, तो जब हायर से लोअर जाते हैं तो -10 लिख देंगे, और फिर माइनस आई यानी 2 और आर है 1। फिर जो प्लस से माइनस जाएंगे तो -5 लिख देंगे, फिर आई है 2 और आर है 10, और ये ऐसा करते करते बच्चों आप पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन करके आप बी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बच्चों पिछली क्लास में सीखा था। अब जो किरचॉफ्स लॉ है वो एक्चुअल में जो हम लोगों ने अभी पढ़ा उसी का एक्सटेंशन है, या उसी से आप किरचॉफ लॉ भी इजीली डेराइव कर सकते हैं। तो किरचॉफ के बच्चों दो लॉज हैं, एक तो किरचॉफ जंक्शन लॉ और दूसरा केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ है और एक किरचॉफ जंक्शन लॉ या किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। तो एक एक करके दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे और फिर किरचॉफ करंट लॉ पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हेडिंग डाल दीजिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो मैं पहले आपको इसका स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट याद रखने से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें पता होना चाहिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे लगाते हैं। और एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए बच्चों एक सर्किट है जिसमें बहुत मतलब 2-3 बैटरीज लगे हैं और रजिस्टर्स लगे हैं। ठीक है, और रजिस्टर्स या बैटरीज की वैल्यू मान लीजिए ये V1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये V2 है। ठीक है, इसको कुछ ले लेते हैं, लेट्स से R3, और ये बोल देते हैं V3। ऐसे बच्चों कई सारे रजिस्टर्स और बैटरीज लगी हुई हैं एक सर्किट में। और मान लीजिए बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट ए है, आप कहीं भी ले सकते हैं सर्किट पे पॉइंट। मैं मान लीजिए एक कॉर्नर पे पॉइंट ए ले लेता हूं। ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि अगर आप एक पॉइंट से घूमते हैं, भले ही आप क्लॉकवाइज जाइए या एंटी क्लॉकवाइज जाइए, किसी भी डायरेक्शन में आप जाइए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और वापस से आप अगर उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। ठीक है, क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा एक लिख के आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप पॉइंट ए से शुरू करते हैं बच्चों, करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं करंट इस तरह से फ्लो कर रही है कि आप करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हो। तो आप पॉइंट ए से शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। क्योंकि बच्चों करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है R2, तो मैं लिख दूंगा -IR2। ठीक है, यहां से यहां पे पहुंच गए। फिर बच्चों आप ये बताएंगे V2 के साथ मुझे क्या, जैसे मैं माइनस सर,
हाँ सर -v2। Miss बहुत V2. बढ़िया, माइनस वी टू एकदम सही है ना, क्योंकि हायर से लोअर जा रहे हैं तो माइनस वी टू लिखेंगे। फिर बच्चों आगे क्या लिख दूं मैं? माइनस -ir3 IR3. -ir3 आई आर थ्री। बहुत बढ़िया, ये माइनस आई आर थ्री यहाँ पहुंच गया। फिर क्या लिखना चाहिए? -V3. माइनस वी थ्री। -v3 बिल्कुल, यहाँ पहुंच गया माइनस वी थ्री। फिर उसके बाद क्या लिखना चाहिए? -ir1 IR1. आई आर वन। बहुत बढ़िया। फिर यहाँ से यहाँ जाना है तो +v1 बराबर पहुंच गया बच्चों, देखिए वी ए पहुंच गया है। बोले ठीक है ना? Yes sir. तो वीए से शुरू कर रहे थे, पूरा लिखते लिखते वापस वीए पहुंच गया तो बराबर वीए। अब चूंकि वीए से शुरू किए थे, वापस वीए पहुंच गए बच्चों, राइट हैंड साइड में दोनों साइड वीए लिखा हुआ है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए बच्चों, ये बन जाएगा आपका माइनस आई आर टू माइनस वी टू माइनस आई आर टू माइनस वी टू माइनस आई आर थ्री माइनस वी थ्री माइनस आई आर वन प्लस वी वन बराबर जीरो। यही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है कि अगर आप किसी लूप में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम के वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो एक लूप में जिस पॉइंट से शुरू करते हैं आप वापस से उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, भले ही आप क्लॉकवाइज चलिए, एंटी क्लॉकवाइज चलिए, करंट के डायरेक्शन में चलिए, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलिए, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यही बच्चों आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। तो देखिए, स्टेटमेंट कोई लिखने को तो आपसे बोलेगा नहीं, आपको पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट से शुरू करते हैं वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो जो कल हम लोगों ने सीखा था वो सर्किट की एक ब्रांच एक तरह से देखे तो वही है। ठीक है, जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों जो याद रखना है आपको, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। सर एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं लग रहा है, नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन ही है। कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई चार्ज है, ठीक है, वो पॉइंट ए से शुरू करता है, एक्चुअली करंट फ्लो ऑफ चार्ज ही है। तो मान लीजिए कोई चार्ज है जो पॉइंट ए से फ्लो करता है, तो वो ऐसे पूरे एक सर्किट में घूम के वापस से पॉइंट ए पे पहुंच जाएगा ना, तो उसकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे पॉइंट ए पे अगर इस चार्ज की एनर्जी लिखना चाहूंगा मैं, एनर्जी ऑफ दिस चार्ज एज पॉइंट ए, तो ये होगा क्यू इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, जब ये वापस से इसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो वापस से एनर्जी यही हो जाएगी, तो उसकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन की प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो बच्चों आप हेडिंग डाल लीजिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सर्किट ड्रॉ करिए, ये लिखिए बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, बस इतना लिखिए। फिर मैं एक सवाल लेता हूँ। हाँ, ये R3 वाला नेगेटिव कैसे लिया आपने, माइनस का IR3? ओके, देखिए बच्चों इसमें ये रहता है कि जब भी आप करंट के डायरेक्शन में जाएंगे और रजिस्टर से पास करें तो आप हमेशा माइनस लीजिए। तो मैं ऐसे चल रहा हूं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो ए से R2 माइनस आई आर टू, फिर करंट डायरेक्शन माइनस आई आर थ्री, फिर करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर वन। ओके सर। बच्चों सवाल लगा दूं अगर रेडी हूं तो? रुक जाइए। लिखिए लिखिए। यस सर। ओके, डन सर। ठीक। बच्चों इसी पे एक सवाल करते हैं तो थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा कि अच्छा इस तरह से सवाल बनते हैं और इस तरह से हमको डील करना होगा। For the given circuit, Kirchhoff's loop rule for the loop BCDEB is given by the equation। तो बच्चों BCDEB लूप है और उसके लिए कौन सा इसमें से करेक्ट इक्वेशन है ये आपको बताना है। अच्छा E3 का बच्चों देखिए E3 यहाँ पे
लगा हुआ है Yes, पर sir. सर ने इसका टर्मिनल नहीं बताया, तो मैं अपने मन से डिसाइड कर रहा हूँ। होपफुली मैच कर जाए कोई ऑप्शन, नहीं मैच करता है तो फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए कौन सा मैच कर रहा है। कुछ मैं इस तरह से E3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट एंड हायर पोटेंशियल है और राइट एंड लोअर पोटेंशियल है। तो आप लोग कर लीजिए इस हिसाब से। अगर कोई नहीं मैच करेगा तो कोई बात नहीं, इसका मतलब कि हम लोगों ने उल्टा ज्यूम कर लिया है। सर ए कर रहा है। ए कर रहा है, ओके सही ऑप्शन। ओके। जो बाकी लोग भी कर मैच लीजिए। देख सर, क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा सर, मैच तो क्वेश्चन नहीं कर रहा है। कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ओके नो सर। ठीक है। सर मेरा तो ए कर रहा है। ए कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आप लोग कोई सर, बताना ए कर चाहेगा रहा किस है। पॉइंट से शुरुआत कर रहे हैं आप लोग? बी पॉइंट से शुरुआत करें सर, बी पॉइंट से। बी से कर रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं भी बी से शुरू कर देता हूँ। फिर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं क्या? मतलब इस तरह से जा रहे हैं? यस सर, यस सर। ठीक, तो चलिए, तो मतलब आप बी से पहले सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, डी से ई और ई से बी। कोई फर्क नहीं पड़ता Yes, है, sir. आप कैसे भी जाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैच करना चाहिए। चलिए आइए, तो बी से सी जाते हैं बच्चों। सबसे पहले तो आप लिखेंगे पोटेंशियल एट बी, और माइनस क्या लिखेंगे बच्चों? I2R2। यस सर। I2R2, ठीक है। फिर सी से डी आएंगे तो प्लस से माइनस आएंगे, तो माइनस Plus. E2। माइनस E2। यस सर। क्लियर है ना बच्चों? प्लस से माइनस गए तो माइनस E2। यस सर। उसके बाद फिर माइनस Plus से E3। प्लस आए तो प्लस E3। यस सर। और फिर बच्चों ये यहां पहुंच गए और यहां से उल्टा जा रहे हैं। देखिए, तो करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो इस बार थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। प्लस का प्लस। I3R1 आएगा बराबर पोटेंशियल एट बी। अब इसमें से कोई भी पॉइंट बच्चों आपको लग रहा है कि सर ये कैसे लिख दिया, यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, आप डिस्कशन कर लीजिए बच्चों, ये समझ में आना चाहिए लेकिन आपको अच्छे से, ठीक है। तो ये देखिए, पोटेंशियल एट बी कैंसिल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा माइनस I2R2 माइनस E2 प्लस E3 प्लस I3R1 बराबर 0। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन। तो बच्चों माइनस I2R2, अच्छा प्लस E2 माइनस E3 प्लस I3R1। तो बच्चों ये हमारा थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है। अगले में चलते हैं। अच्छा बच्चों देखिए, हो सकता है कि अगर इसको पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं ना, इसको एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक तो ये हो जाएगा। अगर मैं इस पूरी चीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो पूरी चीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा I2R2 प्लस E2 माइनस E3 माइनस I3R1 बराबर 0। तो बच्चों इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन मैच कर जाना, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं मैथमेटिकल इक्वेशन पे। और दूसरी चीज बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब, जिस बच्चे की ये इक्वेशन आई होगी ना, उसने क्या किया होगा, बी से शुरू करके, मतलब किसी भी पॉइंट से शुरू करके वो क्लॉकवाइज गया होगा, बस इतना अंतर हो गया होगा। सॉरी, आप लोग क्लॉकवाइज गए हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज गया होगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से, है ना, एंटी क्लॉकवाइज गया होगा, तो माइनस साइन, ठीक है। चलिए, तो माइनस I2R2 है प्लस E2, ऑप्शन। ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको देखेंगे बच्चों, तो I2R2 प्लस E2 माइनस E3, ये बच्चों मैच कर रहे हैं ना? यस सर। उसके बाद आइए I2R2 प्लस E2 प्लस E3, तो ये गड़बड़ हो जाएगा हमारे जो हमने माना उसके हिसाब से। और इसके देखते हैं, तो माइनस I2R2 प्लस E2, ये भी गड़बड़ हो जाएगा, प्लस E3 प्लस, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। बच्चों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है आप पूछ लीजिए, ठीक है, पर आपको लिखना आना चाहिए किसी लूप में किरचॉफ्स लॉ। कहाँ गड़बड़ हो गया था बच्चों, कुछ बताना चाहेंगे, अगर शेयर करना चाहेंगे क्या? बस ये माइनस का साइन में माइनस माइनस से मल्टीपल नहीं करता सर, वो ये वाला आ गया था, जो दूसरा वाला आ गया था। अच्छा, ये मैच कर गया था, ये नहीं कर पाया था, ठीक है। यस सर। तो आपको अंतर समझ में आया कि ये भी सही है, ये भी सही है, बस जिस बच्चे ने ये लिखा होगा ना, वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया होगा, ठीक है। यस सर। चलिए, और कुछ सवाल लेते हैं बच्चों, इसी पे थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से किरचॉफ्स लॉ लगा के आंसर निकाल सकते हैं। ये करिए बच्चों, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन सर्किट। जरूरी नहीं बच्चों इसको किरचॉफ्स लॉ से ही करें, दूसरे रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन आप किरचॉफ्स लॉ को लगा के आंसर बताइए।
सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आ रहा है 5 एम्पेयर। ठीक है। सर ऑप्शन सी। ठीक। अब जो आप किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं, क्लॉकवाइज जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लीजिए मैं पी से शुरू करता हूं और कुछ इस तरह से मूव कर जाता हूं। सर अगर हमने करंट की डायरेक्शन गलत मान ली, कुछ नहीं, अगर आप सही मानेंगे तो आपका आंसर प्लस आएगा, अगर आप गलत मानेंगे तो आपका आंसर माइनस आएगा, बस इतना रहेगा, ठीक है, तो घबराना नहीं। तो मैं मान लीजिए पी पॉइंट से शुरू करता हूं और इस तरह से घूम जाता हूं, ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है, इधर से बच्चों यहां से पी से पॉइंट इधर से प्लस से माइनस गए तो -200, ठीक है, प्लस से -200, फिर करंट के साथ गए तो -38 आई, ठीक है, -38 आई, फिर आर से क्यू कुछ चेंज नहीं है, फिर क्यू से जब पी में पहुंचेंगे बच्चों तो ये प्लस का 10 लिख देंगे बराबर पोटेंशियल एट पॉइंट पी, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि 38 आई, बच्चों इसको इधर ले आएंगे, 38 आई -200 प्लस 10 तो -190 आ जाएगा। तो आई का वैल्यू आ जाएगा बच्चों -190 डिवाइडेड बाई 38, तो 19 2 19 10 बच्चों -5। अब -5 का क्या मतलब बच्चों की आंसर -5 आ गया, क्या है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हमने डायरेक्शन गलत मान ली। हाँ, हमने डायरेक्शन गलत गलत है। मान ली, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसके ऑपोजिट मान लिया। तो एक्चुअल में करंट फ्लो कर रही होगी एस से पी, पी से क्यू, क्यू से आर, आर एस, ऐसा करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, हमने मान लिया, तो इसलिए हमारा आंसर निगेटिव आ गया। तो 5 एम्पियर इसका आंसर आएगा। लिख लीजिए बच्चों, फिर अगला सवाल करते हैं। लगाओ बच्चों अगला सवाल। यस सर। यस सर। ठीक है, in the circuit shown in the figure, if the potential at point A is taken to be 0, potential at point B, तो बच्चों इस पॉइंट के बारे में आपको स्पेशली बोल दिया है कि आप इसको 0 मान लीजिए, ठीक है, पोटेंशियल एट ए 0 मान लीजिए। बाकी सारी चीजें आपको सवाल में दी हुई हैं। हो सकता है बच्चों कि कहीं पे आपको जंक्शन लॉ लगाना पड़े, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। जंक्शन लॉ आपको देखिए 1 एम्पियर से यहाँ पे 1 एम्पियर है और सी पे 2 एम्पियर हो जाता है, तो बस आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि 1 एम्पियर ऊपर से आके करंट जुड़ रही होगी यहाँ पे, ठीक है, 2 एम्पियर इधर आएगी और ये 2 एम्पियर इधर होगी, दो में से एक नीचे चली जाएगी और एक आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपसे सवाल में पूछा है पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो बच्चों ये वाली ब्रांच से आप चले जाइएगा, ठीक है, आपको कुछ और नहीं सोचना है। ए से शुरू करके बी पहुंच जाइए या बी से शुरू करके ए इसकी पहुंच रेजिस्टेंस जाइए। सर, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी सर? किसकी बेटा? वो सर ये सर जो वैल्यू नहीं दी है लास्ट वाले में। और ये जो 2 2A के एम्पियर बगल के में। 5 लिखा हुआ सर। ये वाला यस सर। जरूरत नहीं है इसकी, आप बिना इसके निकाल सकते हैं। आप इस वाले पाथ से चले जाइए, ए से शुरू करिए और पोटेंशियल लिखते लिखते बी तक पहुंच जाइए, या बी से शुरू करिए ए तक पहुंच जाइए। बी ऑप्शन आ जाएगा, -1 एम्पियर आ रहा है। ओके बच्चों ना, जो आप सवाल एकदम सही है, जो रेजिस्टेंस नहीं दिया है उसको वो पाथ आप मत चूज करिए, जो पता है उस रास्ते से चलिए। सॉल्व करूंगे बच्चों, अगर कंफ्यूजन हो रहा है क्या कुछ? देखिए अच्छा ही सर, आप ऐसा सोचिए जैसे ए से शुरू करते हैं, ए से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, डी से बी जाएंगे, ठीक है, ए से जाएंगे सी, सी से जाएंगे डी, डी से जाएंगे बी। पर सर इसमें तो कोई क्लोज लूप बना नहीं। आ रहा है कितना आ रहा है? +1 वोल्ट। +1 वोल्ट आ रहा है, ठीक है।
पर आप इसमें क्वेश्चन है सर इसमें तो क्लोज लूप बना नहीं, ठीक है नहीं बना क्लोज लूप, हमें जरूरी नहीं है कि क्लोज लूप से ही आंसर है, हमें आंसर निकालना है। तो हम जैसे सर्किट की एक ब्रांच को करते थे, जैसे मैंने अभी पहला एग्जांपल लिया था आज की क्लास की शुरुआत में, वैसे ही आप यहां से चलते चलते इधर जाइए, इधर से इधर पहुंच जाइए, जो भी हमारा आंसर होगा मैच कर जाएगा। तो ए पॉइंट से बच्चों शुरू करके मैं बी तक जा रहा हूं, तो थोड़ा सा देखिएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे पोटेंशियल एट ए, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहे हैं तो कितना लिखना चाहिए, जैसे यहाँ माइनस से प्लस जा रहे हैं सर प्लस 1 वोल्ट। प्लस वन प्लस 1 वोल्ट, वोल्ट। ठीक है। यहाँ पहुंच गए, अब आगे जाने से कोई, क्योंकि ये रजिस्टर हमें पता नहीं है तो यहाँ मत जाइए, सी से जाइए इधर। तो बच्चों ये जब मैं सी से डी जाऊंगा तो क्या लिख देना चाहिए फिर, सर प्लस टू वोल्ट आ जाएगा सर। प्लस 2 वोल्ट, प्लस का आई इंटू आर। सर प्लस का क्यों लिख रहे हैं, बताना चाहेंगे बच्चों कोई प्लस का सर क्यों? क्योंकि अपोजिट करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, अगर करंट के डायरेक्शन में जाते तो माइनस लिखते, ऑपोजिट जा रहे हैं तो प्लस लिख रहे हैं, ठीक है। फिर डी से बी जाएंगे तो बच्चों क्या लिखना चाहिए, डी से बी जाएंगे -2 वोल्ट। -2 वोल्ट, ये आ जाएगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। क्योंकि बच्चों पोटेंशियल एट ए सवाल ने बोल रखा है 0 ले लीजिए, ये बन जाएगा 1, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों पोटेंशियल एट पॉइंट बी आ जाएगा प्लस 1 वोल्ट आ जाएगा। यस सर। कोई कंफ्यूजन बच्चों, कर लेंगे इस टाइप के सवाल? यस सर। बस इसमें थोड़ा बेसिक चीज ध्यान रखिए, रिपीट कर देंगे सर। बिल्कुल कर देंगे। देखिए ए से ए का पोटेंशियल दिया हुआ है, बी का पूछा गया है, ठीक है। तो अब इसमें क्लोज लूप पे जाके नहीं कर पाएंगे, कारण ये है कि बीच के देखिए ये रेजिस्टेंस गायब है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, तो फिर थोड़ा सा समस्या हो जाएगी। तो हम लूप नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, जो जो चीजें हमें पता है, जैसे यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो इस वाली ब्रांच के लिए हमें सारी चीजें पता है, करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है। तो ए से शुरू करेंगे तो माइनस से प्लस, तो +1 वोल्ट यहां पहुंच गए, क्योंकि करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हैं तो प्लस आई आर, फिर यहां पे प्लस से माइनस तो -2, तो पोटेंशियल ऑफ बी, ठीक है। तो यहां -1 क्योंकि सॉरी यहां पे +1 क्योंकि हायर से लोअर गए, यहां पे करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट गए तो प्लस आई आर, और यहां पहुंच गए, फिर यहां प्लस से माइनस जा रहे हैं इसलिए -2 वोल्ट। कोई क्रॉस क्वेश्चन कुछ पूछना चाहे बच्चों, कुछ कहना चाहे तो थैंक यू सर। हाँ बता सकते हैं। एक और सवाल देखिए, थोड़ा सा किरचॉफ वोल्टेज लॉ से ही करिएगा। करिए। पी और क्यू के बीच में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा गया है, तो आपका पहला काम होगा करंट की वैल्यू फाइंड करना। एक बार आपके पास करंट आ गया, फिर आप पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पहले वोल्टेज लॉ लगा के करंट फाइंड कर लीजिए। कोई भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं बच्चों, पी से करना हो पी से शुरू करिए, क्लॉकवाइज मानना हो क्लॉकवाइज मानिए, एंटी क्लॉकवाइज, जैसा भी आपको करना है। केवीएल यूज करके पहले करंट की वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार करंट आ गया तो फिर पी और क्यू के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो 3 वोल्ट आ रहा है। 3 वोल्ट आ रहा है, ओके। सबसे पहले करंट निकाल लीजिए बच्चों, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो वीपी माइनस वीक्यू का आंसर बता दीजिएगा, या वीक्यू माइनस वीपी, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है। करंट 1/3 आ रहा था। 1/3 आ रहा है, ओके। करंट और वोल्टेज 3 है। वोल्टेज 3 है। बच्चों शुरू करें क्या सॉल्व करना? देखिए जरा बोर्ड पे, फिर पी पॉइंट से शुरू करता हूं और इस तरह से हम लोग चलते हैं, ठीक है। ऐसे चलते हैं, पी पॉइंट से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज चल जाते हैं। आप चाहो तो क्लॉकवाइज मान लो, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो पी पॉइंट से शुरू करते हैं। देखिए तो आप लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इधर कुछ नहीं है, करंट 9 ओम से पास करेंगे तो -9 आई, ठीक है। फिर आप इधर पहुंच गए, क्यू तक कुछ नहीं है
-2i, ठीक है, -2i, फिर यहाँ माइनस से प्लस प्लस 12 और यहाँ प्लस से माइनस -8, तो +12 -8, तो +12 और -8। +12 क्यों किया? क्योंकि माइनस से प्लस पहुंच गया तो +12, फिर यहाँ प्लस से माइनस तो -8 और फिर -1 × i बराबर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, है ना। तो यहां से देखिए जो i वाले टर्म से एक साथ कर दीजिए, 9 2 11 1 12, तो 12i बराबर 12 - 8 4, तो i की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/3, 1/3 हाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब बच्चों क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो डायरेक्शन हमने सही डायरेक्शन सही मानी सर, हम डायरेक्शन लोगों ने सही डायरेक्शन सही मानी, एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब Vp - Vq या Vq - Vp निकाल दीजिए, तो करंट बच्चों 1/3 एम्पियर है, इसका मतलब 1/3 एम्पियर इस तरह से जा रही होगी, फ्लो कर रही होगी, ठीक है। शुरू कर दीजिए पॉइंट Q से और करंट के डायरेक्शन में चलते हैं, तो पोटेंशियल एट Q -IR, I × R, तो 1/3 × 2 -IR, फिर माइनस से प्लस तो +12, फिर प्लस से माइनस तो -8, फिर -IR तो -I × R बराबर पहुंच गया पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, ठीक है। तो बच्चों देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो पोटेंशियल एट Q बच्चों -2/3 -1/3, तो मिलके बन जाएगा -1, ठीक है। 12 - 8 तो बन जाएगा ये बच्चों 4 बराबर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, तो 4 - 1 3 बन जाएगा, 3 आ जाएगा। हाँ तो ये आ जाएगा, तो Vp - Vq बराबर 3 आ जाएगा। निकाल पाए थे बच्चों आप सभी? यस सर, ये आ गया। ठीक है, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो भैया आप पूछ लीजिएगा, जिम्मेदारी आपकी है, बाकी करना ऐसे ही है सवाल केवीएल पे बेस्ड, जिस पॉइंट से शुरू करना है उसी पॉइंट तक वापस आ जाइए। करंट बैटरी से पास कर रहे हैं तो करंट का मैग्नीट्यूड मत चेंज करिए, लोअर से हायर जाए तो प्लस कर दीजिए, हायर से लोअर जाए तो माइनस कर दीजिए। करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस मिल जाए तो -IR, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस मिले तो +IR। बच्चों जिन लोगों ने लिख लिया हेडिंग डाल दीजिए, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। P से Q जा सकते हैं? बोलिए बोलिए। तो सेकंड वाले में हम P से Q जा तक सकते हैं बेटा, सकते P से Q भी जा सकते हैं, बस फिर देखिए लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखिए। सर जब आप करंट की डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले में ली थी हमने। बच्चों एक सवाल आया है कि सर आप Q से P चले गए हैं, अगर हम लोग P से Q जाएं तो क्या हम करंट की डायरेक्शन हमको बदलनी चाहिए? मतलब हम ऐसा करंट मान सकते हैं क्या P से Q जाते समय? बोलिए बच्चों क्या करना चाहिए? नो सर, नो सर, ये नो सर। नहीं कर सकते डायरेक्शन यही बच्चों, रहेगी। डायरेक्शन यही रहेगी, डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्शन जो आपने निकाली है सॉल्व करके वही डायरेक्शन, सर्किट में करंट इसी तरह से फ्लो करेगी। आप Q से P जाएंगे तो फिर सर आप Q से P क्यों गए? क्योंकि मुझे थोड़ा सा नेचुरली ठीक लगता है कि जैसे करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो -IR लिखना, वैसे अगर आप इस तरह से कंफर्टेबल फील करते हैं कि यहां से आप जाएं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो +IR, जैसे मैं P से Q जाऊंगा तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो +IR, फिर माइनस से प्लस जाऊंगा तो +8, फिर प्लस से माइनस जाऊंगा तो -12 और फिर करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो +2/3, ये पोटेंशियल ऑफ Q है ना। सिंप्लीफाई करेंगे सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है, Yes, sir. कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो Vp - Vq फिर से 3 आ जाएगा। अगली हेडिंग डाल लीजिए, किरचॉफ्स करंट लॉ। देखिए बच्चों जानते ही होंगे आप किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, कुछ उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। जंक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको, आप किरचॉफ्स करंट लॉ बोल दीजिए या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ बोल दीजिए, सेम मतलब है। तो बच्चों ये कहता है कि समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट एट अ जंक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चों ये जंक्शन है, ठीक है, इसमें कुछ करंट I1 और I2 करंट एंटर हो रहे हैं और I3 करंट लीव कर रही है, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी I1 प्लस I2 बराबर I3। कुल मिला के बच्चों ये लॉ आपको बताता है कि किसी भी जंक्शन पे चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, मतलब जितनी करंट एंटर हो रही होगी उतनी ही करंट लीव कर रही है, देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट द जंक्शन। तो हम लोग बोलते हैं कि दिस इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, क्योंकि नोड यानी जंक्शन पे कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट।
एक सवाल करेंगे बच्चों इसी की प्रैक्टिस के लिए, फिर मैं इसका इंपॉर्टेंस समझाऊंगा कि सवाल कैसे बनते हैं। लगाऊं बच्चों, सवाल लगा दूं? यस सर। ठीक, देखिए बच्चों एक सवाल देखिए थोड़ा। करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट। सर बैक स्लाइड करना सर, अभी वो लिखा नहीं होगा ना। ओके, लगाता हूं, बस 1 मिनट, बहुत आसान सा सवाल है, इसको कर लीजिए, मैं लगाता हूं बैक स्लाइड। बच्चों आंसर आ जाए इसका तो बता दीजिएगा। आई की वैल्यू बताना है। 2.7 सर 3.7। 3.7 आ रहा है। 3.7 आ रहा है। 7 आ रहा है सर। यस सर। यस सर। ठीक है, देखिए बच्चों ये क्या है कि 4 और 3 मिलके इधर 7 एम्पियर जाएगा, 7 एम्पियर में से 2 एम्पियर इधर चला गया, मतलब इन दोनों से क्लब करके 5 एम्पियर जाएगा, तो 5 में से 1.3 इधर चला गया, तो 5 माइनस 1.3 करेंगे बच्चों तो 3.7 एम्पियर आ जाएगा। यही आ रहा था आप लोग को भी 3.7। यस सर। ठीक है, यस सर। तो बच्चों इस पे सवाल आएगा तो होपफुली हो जाएगा, है ना। बहुत अगर कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा जाएगा किसी पॉइंट पे, आप सीधे सीधे जंक्शन जितना इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होना चाहिए। सर अब इससे ये पहले वाली स्लाइड लिखी नहीं थी। मैं बिल्कुल लगाता सर हूँ, लिखिए पीछे कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, लिखिए 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 लिखिए, आराम से लिखिए। तो सीधा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। देखने में बहुत सिंपल लॉ है बच्चों, लेकिन मैं इसको बताऊंगा अभी सर आपको। इसके भी पीछे इसके भी पीछे कहां जाए, शुरू वाली पहली वाली हमारी में? क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी कितनी देर से डिस्कनेक्टेड है आप? इसके पहले वाले स्लाइड से। अच्छा चलिए ये लिखिए पहले। क्वेश्चन था सर वो तो। क्या क्वेश्चन था? आप कहां से डिस्कनेक्टेड है बताइए? इसके पीछे वाले स्लाइड पर। वो सवाल था VP माइनस VQ वाला। वीपी माइनस वीक्यू वाला। ओके ओके ठीक, फिर से एक बार बता दूं बच्चों, देखिए ये जो लॉ है ना बिल्कुल सिंपल है, इसका इंपॉर्टेंस मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए ये लॉ आपकी मदद करेगा। ठीक है, वैसे तो देखने में बहुत आसान सा स्टेटमेंट है, बट काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने में मदद करता है। लिख लिया बच्चों ये स्लाइड? लिख Yes, sir. लिया यस सर। ठीक, सर। ये आपके बोर्ड की क्लॉक कब सही होगी? ये सही होगी क्या? नहीं सही नहीं हुई, इससे लगता है कि अब क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर देख के ये पता चलता नहीं होगी। ठीक है, मैं इसीलिए इसको नहीं बढ़ाता हूँ इसको। ठीक है, ये बच्चों को थोड़ा सा फील गुड लगता है कि अरे वाह खत्म हो रही क्लास जल्दी जल्दी। हम्म अच्छा क्या रह गया था? वीपी माइनस वीक्यू रह गया था बच्चों। एक सवाल के लिए आप 3-4 लाइनें छोड़ दीजिए उसको, ठीक है, करते रहिएगा। फिर मैं थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस समझाता हूँ जंक्शन लॉ का। आइए देखिए बच्चों, जितने भी कॉम्प्लेक्स कोई सर्किट आता है आपको सॉल्व करने के लिए, तो कुछ कुछ मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो एक जैसे एग्जांपल लेता हूं, इस तरह से हम लोगों ने। स्लाइड लगा दो। कौन सी वाली? इससे पहले बेटा 3 लाइनें हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो हैं? 3 लाइन लिखने में कौन सा समय लग रहा है? ये नहीं सर, इससे हाँ। आगे वाली। बच्चों इससे आगे वाली। कौन सी लगाऊं बताइए, कौन सी स्लाइड लगाऊं मैं? ये वाली? सर वो आपने जंक्शन लॉ वाला क्वेश्चन करवाया था ना अभी, 7 एम्पियर वाला। ये वाला? ये वाला? हाँ सर। लिखिए 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 भाई, जब हो जाए बताइएगा, फिर चला जाएगा आगे। सर घर से लिख लेंगे। हाँ, नोट्स तो आप लोगों के साथ शेयर होते हैं, आप आराम से डाउनलोड कर। यस सर। हो गया सर। चलें भाइयों बहनों आगे। यस सर। ठीक है, अब प्लीज प्लीज, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अब डिस्टर्ब नहीं करिएगा। किसी का रह गया है तो फिर बाद में करिएगा, है ना। ओके सर। चलिए, हाँ तो मैं कह रहा था बच्चों कि कॉम्प्लेक्स सर्किट, हालांकि इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कैपेसिटेंस में करे थे, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा कुछ करेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम्स। जैसे मान लीजिए बच्चों इस तरह की सिचुएशन दी हुई है, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको सिचुएशन दी हुई है। मैं सबके वैल्यूज लिख देता हूँ। मान लीजिए 5 ओम, ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से सर्किट दिया हुआ है सवाल में, और आपसे बोल दिया गया है फाइंड करंट इन 10 ओम या करंट इन 20 ओम या करंट इन 5 ओम। ठीक है,
तो अब इसको आप केवीएल लगा के मत करिएगा, केवीएल लगा के करेंगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा कैलकुलेशन बनेगा, बहुत सारी आपको इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, और जितनी ज्यादा आप इक्वेशन लिखेंगे उतने ज्यादा आपको सॉल्व करने में तकलीफ होगी। ठीक है, तो जब सर्किट सॉल्व करने के लिए आए, है ना, तो मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, आप उन्हीं मेथड्स को लगाइए। जैसे पहला तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं नोडल एनालिसिस। ठीक है, नोडल एनालिसिस इसको नाम दिया जाता है। क्या होता है सर नोडल एनालिसिस? नोडल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट को जीरो पोटेंशियल पे मान लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट को हम लोग जीरो पोटेंशियल पे मान लेते हैं। सर ऐसा ही हम लोगों ने उसमें किया था जब हम लोग कैपेसिटर कर रहे थे। बिल्कुल, कैपेसिटर में भी मैंने पहले जो कुछ सर्किट वाले सवाल कराए थे तो उसमें मैंने ये कहा था कि एक पॉइंट को आप जीरो मान लीजिए। तो उसी तरह से इसमें भी एक पॉइंट को आप जीरो मानेंगे। सर कौन से पॉइंट को जीरो मानना चाहिए? तो उस पॉइंट को जीरो मानिए जिसकी मदद से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स के पोटेंशियल लिख पाए। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इस पॉइंट को जीरो मानता हूं तो इस पॉइंट को जीरो मानूंगा तो ये पॉइंट भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टर, कुछ कैपेसिटेंस नहीं है, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। सर कारण क्या है कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप ना होने का? देखिए बच्चों, डेल्टा वी बराबर आई आर होता है अगर रेजिस्टेंस जीरो है ना, रेजिस्टेंस जीरो है तो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाएगा। इसी वजह से कंडक्टिंग वायर में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। तो अगर आप इधर जीरो मानते हैं तो इधर जीरो मानेंगे। सर जीरो ही मानना जरूरी है? देखिए कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जीरो कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है, इसलिए हम लोग जीरो मानते हैं। जीरो मान लीजिए। अगर बच्चों इसको जीरो मानेंगे तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? अगर ये जीरो है तो ये वाला +20, +20, प्लस बहुत बढ़िया। 20। और ये जीरो तो ये वाला +10। +10। तो देखिए आप हर पॉइंट के, हर रजिस्टर के अक्रॉस इजिली आपने पोटेंशियल लिख लिया है। अब बस जैसे ही आपने पोटेंशियल लिखा है, बस आपको हर एक रजिस्टर में करंट, जैसे बच्चों 5 ओम में जो करंट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए? 5 ओम में अपर डायरेक्शन में 10 की करंट साइड अपर होगी। डायरेक्शन में जाएगी और उसकी 20 से वैल्यू जो 10 की होगी वो साइड। 2 हो जाएगी। डेल्टा वी और बाय 2 आर। एम्पियर। तो डेल्टा वी बच्चों यहाँ पे 10 है ना, 20 माइनस 10, पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 5, तो आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। बोले ठीक है? यस सर, यस। सर चलिए अब इसमें बच्चों, इसमें बताएंगे कितनी करंट फ्लो कर रही होगी? सर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, है ना, 1 हायर एम्पियर पोटेंशियल 10 से से लोअर 0 पोटेंशियल के 1 साइड। एम्पियर। और 20 ओम में बच्चों कितनी करंट फ्लो कर रही होगी? सर 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर, है ना, 0.5 एम्पियर फ्लो कर रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप निकाल सकते हैं। बच्चों आपसे पूछ दूं कि करंट पासिंग थ्रू 10 वोल्ट, 10 वोल्ट बैटरी से कितना करंट पास कर रहा होगा बच्चों? 10 वोल्ट बैटरी से, और 20 वोल्ट बैटरी से कितना करंट पास हो रहा होगा? ये भी अगर कोई आप मदद कर दे मेरी तो अच्छा रहेगा। सर 10 वोल्ट से तो 0.5। 10 वोल्ट से 0.5। ओके, ठीक है, 2.5 जाएगा सर। 2.5 जाएगा 10 वोल्ट से। 0.5 सर। 0.5 0.5 10 से और 20 से 2। ठीक। देखिए बच्चों ये 2 एम्पियर है तो इसके पास कोई चांस ही नहीं है ना, 2 एम्पियर इधर बैटरी से निकली होगी, 2 एम्पियर ऐसे और रजिस्टर के थ्रू इधर। अच्छा यहाँ पे देखिए 1, इधर 1 आ रहा है और इधर 0.5, तो इधर 0.5 हो गया और इधर 1 हो गया, और इधर से बच्चों ये होके 2 एम्पियर आ रही होगी, है ना। तो 2 में से 1 इधर, 0.5 इधर, तो बची हुई बच्चों 0.5 कुछ इस तरह से जा रही होगी, है ना। तो ये कुछ हो जाएगा। ठीक है, किसी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, बाकी मैं इसी तरह का एक सवाल देता हूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ये करंट है ना 0.5 एम्पियर ये वाला भी करा देंगे इस पॉइंट पे, एक इधर से आ रहा होगा, एक इधर से आ रहा होगा। बस आपको बताना है करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस।
सर जो पोटेंशियल जीरो लेना होता है वो किसी भी पॉइंट का ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं सर्किट में, बस उस पॉइंट को मानिएगा जहां से आप मैक्सिमम नंबर पॉइंट्स के पोटेंशियल लिख पाए। एक सेकंड बच्चों, है ना, एक सेकंड बस, एक सेकंड बच्चों। हम लोग रुके हैं। हाँ हाँ करिए। अब बताना है आपको हर एक रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट। अगर वहां पे रजिस्टर होगा तो फिर थोड़ा सा हम लोग फंस जाएंगे, उसके लिए अगला स्टेप करना पड़ेगा। सर हो गया सर, डन। बच्चों आ पाया आंसर या नहीं आ पाया? यस सर, आ गया सर। ठीक, आइए सॉल्व किया है बच्चों। कहां पे आप लोगों ने जीरो माना है वैसे? सर इसको नीचे वाले पॉइंट पे जो है जहाँ 3 निकल रहे हैं ना, यहाँ पे 0 माना। यस सर। ठीक है, तो इसको जीरो मानेंगे तो देखिए बच्चों ये 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 है तो बच्चों ये -20 हो जाएगा। ये आता है सबको समझ में? -20 हो यस सर, जाएगा ऊपर वाला। यस सर। यस सर। और अगर ये -20 होगा तो थोड़ा सा मुझे मदद करिए बच्चों, ये वाला +25 सर, +25 हो जाएगा वो। +25 हो जाएगा। ओके, और बताएंगे बच्चों कुछ? अगर ये -20 है तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? 15 +15 -15 +15 +15। देखिए अच्छा बच्चों बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। देखिए जो भी इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा उसमें 5 जोड़ेंगे तब तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा, बोलिए ठीक है ना? तो -20 में अगर आप 5 जोड़ देंगे तो -15 बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर, यस। ठीक ओके है, सर। तो -20 में 5 जोड़ेंगे तो -15 बनेगा। अब आइए लिखा जाए, हर एक करंट में सबका पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया है बच्चों। इसमें जो करंट बनेगी I बराबर V/R, तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 का है और 0 हायर है, ये -20 है, तो 20 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर। इतना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और उसके बाद बच्चों -15 और 0, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा I बराबर V/R 1.5 हो जाएगा, बिल्कुल। और इसमें बच्चों कितना फ्लो करेगा? 20 में 3/4 सर, 3/4 आ रहा है। 3/4, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 और -15 के बीच में? -25 हो जाएगा। I बराबर V/R, तो रेजिस्टेंस तो हमारा 20 है। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए बच्चों, हायर में से लोअर को घटाना है तो 10 माइनस ऑफ -15, तो 25 आ जाएगा। 25 तो 5/4 आ जाएगा, Yes, sir. 5/4 एम्पियर। बच्चों आया समझ में ये? यस सर, आ गया। एक डाउट है, ये बोलिए, बोलिए। जीरो हाँ। कहाँ पे लेना है पोटेंशियल, ये नहीं समझ आ रहा। जीरो देखिए कहीं पे भी ले लीजिए, वैसे तो कहीं पे भी ले लीजिए आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। कहीं पे भी जीरो ले लीजिए, आंसर जीरो पे डिपेंड नहीं करेगा। आप यहां ले लीजिए जीरो, अगर आपको कंफर्टेबल है यहां लीजिए। यहां जीरो लेंगे तो यहां +20 होगा, यहां पे 10 होगा, यहां जीरो लेंगे तो यहां 5 होगा। इनफैक्ट अगर आप इसी सवाल को ऊपर जीरो मान के करेंगे ना तो आपको इजी पड़ जाएगा कैलकुलेशन, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सर ऊपर करके किया था तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। सर एक तो- बार ये बताना, ये -15 कैसे लिया है? सर मेरा +15 आना चाहिए, मतलब मेरे -20 है, देखिए -20 में 5 जोड़ेंगे ना आप, -20 है इस पॉइंट का, और यहां से जब यहां आएंगे तो 5 वोल्ट का अंतर है, और ये 5 वोल्ट ज्यादा है ना, तो -20 + 5 करेंगे तो -15 आएगा। सर ये लोअर से हायर जा रहे हैं तो प्लस में नहीं होगा? जी जी बिल्कुल, तो प्लस ही तो कर रहे हैं, लोअर से हायर जा रहे हैं तो प्लस तो कर रहे हैं ना। देखिए
लोअर -20 है, प्लस कर रहे हैं ना। हाँ, आपने ऊपर वाले पॉइंट को 0 माना है, मतलब इस वाले पॉइंट को 0 माना है क्या? मैं ऊपर वाले पॉइंट को भी एक बार 0 मान के करता हूं बच्चों। देखिए कंफ्यूज मत होइए, ये बहुत ही आसान वाले कैटेगरी है, इससे ऊपर भी एक चलना है अभी, तो किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। जैसे कि ये देख लीजिए, ठीक है। अब अगर आप ऊपर 0 मानते हैं, ठीक है, किसी बच्चे ने ऊपर 0 माना, ठीक है, तो 0 तो ये 20 है, तो ये वाला पॉइंट 20 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 हुआ और ये 10 है, तो बच्चों ये 20 है और ये इसका बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो मुझे बता पाएगा कोई ये वाला कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। 20 में सर, 10 जोड़ना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये हायर 30 वाला हो है ना, जाएगा। तो यस सर, 30। 20 में 10 जोड़ेंगे बच्चों तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर ये अपोजिट होता तो 10 होता। फिर 10 होता, फिर क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि 10 घट जाएगा, अभी तो यहाँ पे देखिए 10 बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि हायर एंड इधर है, ओके ठीक है। सर। उसके बाद अगर इसको 0 मानेंगे, ये 5 का है, 5 वोल्ट की बैटरी है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? 5, 5 सर। ठीक Yes, है। sir. और ये 0, ये 20, तो ये भी 20 का होगा। तो जैसे अब ये देखिए 5 ओम है, तो इसमें हम लोगों ने करंट क्या मानी है कि इधर जा रहा है और 4 एम्पियर, तो देखिए फिर से बच्चों इधर जाएगा और I बराबर V/R, तो V 20 हो गया और R 5 हो गया। उसी तरह से अगर आप इस वाले रेजिस्टेंस को मैंने 10 ओम बोला है, तो देखिए इसमें भी करंट ऐसे ही फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का? 15 का, तो I बराबर 15 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 10 है ना, तो फिर से देखिए 1.5, ठीक है। ये 30 है, ये 5 है, 20 है, तो फिर से आप करंट निकालेंगे तो I बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, तो 30 माइनस 5 25 डेल्टा V बाय R, फिर से सेम आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप कहीं पे भी 0 मानिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस जैसे 0 मान रहे हैं तो आप ऐसे पॉइंट को 0 मानिए जहां से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स के पोटेंशियल लिख पाए। और जैसे आप हायर पे जा रहे हैं, लोअर से हायर जा रहे हैं, तो जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो जोड़ दीजिए। जैसे 20 से इधर आ रहे हैं तो 10 जोड़ेंगे 30 बन जाएगा। ये 0 से इधर आ रहे हैं, 5 जोड़ेंगे तो ये 5 बन जाएगा। ये -5 था, -5 से इधर आ रहे हैं, लोअर से हायर जा रहे हैं तो जोड़ना पड़ेगा। इधर 0 था, हायर से लोअर जा रहे हैं तो -20 हो जाएगा। ये फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 25 कैसे आया? I इक्वल्स टू 25/20। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, एक 30 और एक 5 है, 25 का। यहां पे देखिए 10, आप जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? आप हायर माइनस लोअर, यही तो करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो 10 और प्लस 15 25, इसलिए 25 लिख दिया। हाँ सर, ओके। एक और बच्चों कराऊं प्रैक्टिस के लिए आपको सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल। यस सर। देखिए यस। गड़बड़ नहीं करिएगा, सारी चीजें आपको पता है कैसे करना है। करंट पूछा है R3 से, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 2/3 एम्पियर। ओके। The first option. बच्चों कोई समझाएगा आप में से, अगर आंसर आगे हो, कहाँ पे आप लोगों ने 0 लिया है, कैसे क्या किया है? और यहाँ पे जो ऊपर 3 पॉइंट है ना, इस पे ऊपर 6 के ऊपर लिया, 0 लिया था। इधर ले 6 लिया वोल्ट आपने के 0? ऊपर। यस सर, यहाँ 0 लिया। ओके। सर अगर यहाँ 0 लिया है तो इधर से जो इस साइड में जो 3 एम्पियर है, 3 वोल्ट है, वो ऊपर भी 3 वोल्ट होगा। इधर 0 लिया है तो इधर 3 वोल्ट होगा, ऐसा बोल रहे हैं आप? यस सर। सर ये कैसे? जो नीचे R सर हमने सर 8 वोल्ट ले लिया है सर 6 वोल्ट के नीचे पे। 6 वोल्ट के नीचे ले लिया। देखिए वैसे 0 लेने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर ले लेंगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ लेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर उधर भी आ जाएगा, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन। इधर 0 लेंगे, फिर बताइए फिर क्या करेंगे आप? सर फिर 6 वोल्ट सर ऊपर हो जाएगा सर। बिल्कुल सही है। फिर
सर और उसके बाद सर जो इधर वाले से 3 वोल्ट हो जाएगा सर ऊपर। हाँ, इधर 3 वोल्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना? तो करंट I निकालेंगे तो I बराबर पोटेंशियल डिफरेंस 6 माइनस 3 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 3/2 1.5 यस आ सर। जाएगा। अरे सर मैंने पर कुछ गलत लिख ऑप्शन दिया क्या में बच्चों? नहीं V बाई आया। R। नहीं था। यस सर। अरे 3/2 नहीं ही है आ यार। रहा था सर। सर यस 3/2 ही आ रहा था। एक सेकंड बच्चों, मैं 3/2 ही कैलकुलेशन आ रहा थोड़ा है सा चेक कर लूं। किसमें पूछा है इन्होंने? करंट थ्रू 2 ओम, है ना? तो इधर 0 मानेंगे 6 आएगा, इधर 0, इधर 0 3। हाँ, कैलकुलेशन तो कुछ गड़बड़ की नहीं हम लोगों ने। इधर 0.6, इसमें 2 एम्पियर आएगा और इसमें I बराबर V बाय R, इसमें 3/4 आएगा, इसमें 3/4 आएगा। कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर है ना? ठीक है, 1.5 एम्पियर ही आएगा। आप लोगों का क्या आ रहा था बच्चों? किसी का कुछ और आ रहा था? यही आ किसी रहा और? था। सर यही आ रहा था सर, यही हाँ आ रहा बस था। हमारा ठीक। ये तो यही आ हाँ। रहा है 3/2। हाँ, 2.3 आ रहा था 2/3 आ रहा है आपका। बताइए कैसे किया? ऐसे, मैं लेकिन सर हाँ, वो, लेकिन ऊपर हमने बताया ना आपको सर, ऊपर जहाँ से हिसाब ने लिखा वहाँ हमने 0 लिख ठीक दिया है, था। चलिए लेते हैं वहां पे 0। इस ठीक सर है, फिर उसके बाद में सर हमने जो है यहाँ 3 वोल्ट की जो बैटरी है हमने ऊपर भी 3 मान लिया था इसको देखिए यहाँ। ये वाला 3 तब होगा जब आप यहाँ पे 0 मान लेंगे, और अगर आप इधर 0 मानेंगे तो फिर ये इसका काम ही खत्म हो गया ना, क्योंकि तो फिर ये तो कंडक्टिंग वायर होगी तब पॉसिबल हो पाएगा वो। मेरी बात समझ रहे यस हैं सर, आप? यस सर, समझ आ गया तो बिल्कुल। गड़बड़। अब बच्चों एक चीज और ध्यान सुनिए, आप एक सर्किट में एक ही जगह 0 मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 2-3 जगह 0 मान लिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सर्किट में कहीं पे भी एक 0 मान लीजिए। हाँ सर अगर 6 वोल्ट के ऊपर 0 माने तो फिर नीचे -6 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप यहाँ तो 0 मानेंगे, -6 हाँ -6 होगा। फिर ये इधर 3 हो जाएगा तो फिर ऊपर जाएगा तो फिर अरे 3 नहीं हो जाएगा सर? हाँ अब देखिए मतलब बेटा, -3 हो जाएगा। सर वहाँ -3 हो जाएगा, -3 होगा सर। -3 हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब आप करंट लिखिए, I बराबर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल सर वो डिफरेंस नी कितने का है? 3 का है ना? I बराबर V बाय 3/2 R। तब भी आएगा सर। 3/2 यस तब भी यस आएगा, ठीक है ना? यस सर। ठीक। सर हाँ बोलिए। हो गया सर। ठीक। अब मान लीजिए बच्चों, कई बार ऐसे सर्किट आपको देखने को मिलेंगे जहां पे आप डायरेक्टली हर पॉइंट का पोटेंशियल नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे यहां पे आप देखिए, एक पॉइंट आप 0 मानेंगे, जितने भी एग्जांपल लिए 1, 2 और अभी जो सवाल किया उसमें आप हर पॉइंट का पोटेंशियल लिख पा रहे थे एक को 0 मानने के बाद। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होंगे जहां पे आप नहीं लिख पाएंगे, तो मैं एक समझा रहा हूं, फिर उसी का प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो आप पहले ध्यान समझिएगा कैसे डील करेंगे। अगर कोई ऐसा हमें मिल जाता है सर्किट जहां पे किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसको कैसे आपको सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको 10 वोल्ट बोल देता हूं, ये 5 ओम, ये 2 ओम 20 वोल्ट, 5 ओम 40 वोल्ट। ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यूज ले ली। अब इसमें आप फिर से एक बार, जैसे ही प्रॉब्लम दिखा आपको, आप नोडल एनालिसिस से शुरू करेंगे। 1.0 मानिए, इसको 0 मानेंगे, देखिए ये भी 0 होगा, इसको 0 मानेंगे, देखिए ये भी 0 होगा। इसको 0 मानेंगे तो बच्चों ये पॉइंट कितना हो जाएगा? अगर इसको 0 मानेंगे तो 10, और Yes, 10, इसको yes. 0 मानेंगे तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? 20 Yes, 20 20। इसको 0 मानेंगे तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? -40 -40 -40। ठीक है, अब बच्चों इस पॉइंट के तक हम कहीं से पहुंच पाएंगे क्या? कोई भी डायरेक्शन से नहीं पहुंच पाएंगे, है ना? सर। तो Yes, इसको आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो आप इसको x मान लीजिए। ठीक है, और जैसे कैपेसिटर में हम लोगों ने सीखा था, बिल्कुल सेम तरीके से इसमें भी करना है कि यहां से I1 मान लो, इधर I2 मान लो, और इधर I3 मान ले। क्योंकि हम लोगों ने कोई इनकमिंग करंट नहीं मानी है, इसका मतलब समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू 0, और इसी वजह से समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट मस्ट आल्सो बी 0। तो जितनी भी आउटगोइंग करंट है इनका सम करके 0 कर देंगे। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, इनका समेशन 0 होगा। ठीक है, देखते रहिए बच्चों बोर्ड पे जरा ध्यान से। I1, कोई मुझे मदद करेगा बच्चों? I1 लिखने के लिए कैसे लिखा जाएगा? I1, तो जब I1 लिखेंगे, चूंकि करंट इधर से इधर जा रही है, तो 10 हायर minus- माइनस लोअर, x -10 10 x minus -10 into 5 x -10 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि बच्चों 5 पोटेंशियल डिफरेंस Yes, डिवाइड बाय r ना, डेल्टा V बाय r। ठीक है, yes sir. I2 के लिए बच्चों बताएंगे थोड़ा सा। I2 के लिए x
एक्स ये वाला माइनस 20 बाई 2 बिल्कुल। और बच्चों इसके लिए बोलेंगे कितना बोलेंगे, तो इसके लिए x एक्स प्लस एक्स 40। प्लस 40 बाय 5। x प्लस 40/5 बोले, ठीक है ना बच्चों यहाँ तक? यस सर, यस सर। है ना, ये माइनस ऑफ -40 होगा, तो माइनस ऑफ -40 मिलके +40 हो जाएगा। बच्चों इसमें 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2x माइनस 20, क्योंकि 2 बचेगा, 2x माइनस 20। ये बच्चों जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाएगा, तो 5x माइनस 100। और बच्चों इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 80 बराबर 0। अब x वाले सारे टर्म्स एक साथ कर दीजिए, 2x 5 2 7 7 2 9, ठीक है, तो 9x बराबर बच्चों इधर रखेंगे तो 120 माइनस 120 प्लस 80, तो बच्चों कितना बन जाएगा, माइनस 120 प्लस 80, तो ये बन जाएगा -40, इधर ले आएंगे तो +40 बन जाएगा ना, -120 प्लस 80, तो x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 40/9। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 40/9। एक बार आपके पास x का वैल्यू आ गया तो आप सारे ब्रांचेस में करंट बता सकते हैं। जैसे ये 40/9 है तो ये ऑलमोस्ट मतलब 4 से 5 के बीच में वैल्यू है ये, ठीक है, 4.5 समथिंग। तो आपको ये पता है कि ये हायर पोटेंशियल पे, तो जैसे मुझे I1 की वैल्यू लिखना होगा तो मैं लिखूंगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ये बच जाएगा बच्चों आपका 90 माइनस 40, तो 50/9, और ये बच्चों रहेगा 5, तो ये बन जाएगा 10/9। सर हाँ हाँ उसमें हम लोग जो x को हमेशा हायर ही मान के चलेंगे। बिल्कुल, x को आपको हमेशा हायर मान के चलना है, तभी आप इनको बोल पाएंगे, क्योंकि अगर x हायर होगा तभी करंट यहां से बाहर निकलेगा ना, तो आप हमेशा x को हायर मानिए, जो भी होगा वो सॉल्यूशन के बाद आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ठीक है तो सर, ये ठीक है सर। जैसे अगर इसमें 40/9 आया है तो मतलब वो लोअर पोटेंशियल पे है, तो हमने करंट जो लिया वो अपोजिट में ले लेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, करंट जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 40/9 है, ये 10 है, इसका मतलब 10/9 इधर से आ रहा होगा, तो इसका मतलब जो I1 हमने माना था वो I1 एक्चुअल में इनकमिंग करंट है 10/9, ठीक है, आउटगोइंग नहीं ओके है। सर। ओके सर। उसके बाद बच्चों ये 40/9 ये 20 है, तो I2 भी एक्चुअली 20 से 40/9 की तरफ जा रहा होगा। तो मैं जैसे ये वाली करंट निकालूंगा तो मैं लिखूंगा 20 माइनस 40/9, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो बच्चों ये बन जाएगा 180 माइनस 40 140, 140/9 और 2 पहले से था, तो ये बन जाएगा बच्चों 70/9, ठीक है। तो 70/9 भी ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। तो 10/9 आ रहा है, 70/9 दोनों मिलके 80/9। अब देखते बच्चों ये 80/9 आता है कि नहीं, तो आप हायर माइनस लोअर, तो 40/9 हायर हो गया, उसमें से लोअर को माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा, हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो बच्चों ये बन जाएगा 40, और 360 और 40 से बन जाएगा 400, 9 और 5, ठीक है। तो 80/9 बच्चों आ रहा है ना, इसका मतलब कैलकुलेशन एकदम सही है। तो इधर से 70/9 आ रहा है, इधर से 10/9, और दोनों मिलकर इधर से 80/9 जा रहा है। किसी को कुछ भी डाउट हो पूछ लीजिए। मेन जो कैलकुलेशन है वो यही है कि हर पॉइंट का पोटेंशियल लिखने की कोशिश कीजिए, जिस पॉइंट का नहीं लिख पा रहे हैं उसको x मानिए, समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट 0 करिए, x के लिए सॉल्व करिए और हर ब्रांच में करंट निकालिए। अब इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें इक्वेशन ज्यादा बनेगी, कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ये बेहतर तरीका है, आप इससे कर लीजिए।
हर करंट के थ्रू रेजिस्टेंस, सॉरी हर रजिस्टर के थ्रू करंट बताना है आपको। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है बच्चों, जो सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया है अभी, आप पूछ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये जो सवाल प्रैक्टिस के लिए कोशिश करिए कि सबका सही आए। सर ये जो करंट निकाला है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करूँ? 40/9 क्लियर हुआ आपको? 40/9 यस सर। ठीक। अब देखिए हमको ना जो ये माना था वो हमारे पास आ गया 40/9, ठीक है। अब करंट निकालने के लिए देखिए हमें ओम्स लॉ क्या कहता है, I बराबर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, यही कहता है। तो जिस भी Yes, ब्रांच sir. में आपको करंट निकालना है उसमें उस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ले लीजिए। जैसे मुझे इसमें निकालना है, इस 5 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा, तो मुझे पता है कि ये वाला पॉइंट 10 है और ये 40/9 है। अब थोड़ा बहुत सोचेंगे आप तो देखिए ये 4.5 के अप्रॉक्स होगी ये वैल्यू, है ना। तो क्योंकि 9 sir. 5 45, तो ये 40 है, तो मतलब ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर है, ये लोअर है। तो आप क्या करो, हायर में से लोअर को घटा दो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, है ना। जब आप इस पूरी चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, ये आ जाएगा आंसर 10/9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें हायर से लोअर की तरफ 10/9 फ्लो कर रहा है। बोलिए ये क्लियर हुआ इतना पार्ट? यस सर। ठीक है। अब आ जाइए दूसरे वाले पे। मान लीजिए मुझे इस वाली ब्रांच में निकालना है, बीच वाली ब्रांच में, ठीक है। तो फिर से मुझे पता है कि ये अप्रॉक्स 4.5 है, ये 20 है, तो ये हायर होगा, ये लोअर है। तो फिर से हायर माइनस लोअर कर दीजिए, ठीक है। मैंने कहां पे किया है कैलकुलेशन, दिख नहीं रहा है, हाँ। तो 20 - 40/9, ठीक है, 20 - 40/9 कर देंगे, यहां पे किया, हाँ 20 - 40/9, 20 - 40/9 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, है ना, डेल्टा V बाय R। तो ये ऊपर वाला पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 70/9। तो इधर से 10/9 आ रहा है, इधर से 70/9, दोनों क्लब कर जाएंगे, 80/9 बन जाएगा, 80/9 इधर आ जाएगा। फिर भी अगर आपको सॉल्व करके 80/9 निकालना है तो देखिए ये प्लस का 4.5 है, माइनस 40 है ना। तो हायर ये है, लोअर ये, तो हायर माइनस लोअर, हायर माइनस ऑफ माइनस 40, तो हायर पोटेंशियल 40/9 माइनस ऑफ माइनस हायर माइनस लोअर, तो ये बन जाएगा ये डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे इस पूरी चीज को तो ये मिलके आ जाता है 80/9, ठीक है। ओके सर, थैंक यू अभी भी, सर। हाँ अभी भी कुछ भी आपको लग रहा है कि सर ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं किया, तो आप पूछिए। और बच्चों बताइए अब आंसर, 5 ओम 10 ओम 20 ओम करंट। सर 5 ओम में सर से 1.2 एम्पियर, 20 ओम में से 0.8 और 10 वाली से 2.7 एम्पियर आ रहा है 2/7 आ रहा है सर। सर, I1 5 वाले से 2.7 एम्पियर आ रहा है 6/7 आ रहा है। I2 वाला मतलब 10 ओम वाले में से। सर। 20 वाली से 4/7 आ रहा है, 4/7 एम्पियर आ रहा है। ठीक है बच्चों, आप सबने जीरो यहीं पे माना होगा, है ना, यही थोड़ा फिजिबल पॉइंट है, ठीक है। तो ये जीरो मान लीजिए, ये जीरो मानेंगे तो इसमें आप यहीं पर पहुंच पाएंगे 10 वोल्ट, इसको जीरो मानेंगे तो आप इधर लिख पाएंगे 20, और इसको जीरो मानेंगे तो यहां आप लिख पाएंगे 30। बोली बात समझ में आई बच्चों यहाँ तक? यस सर। यस सर, यहीं तक ऐसे। ठीक है। अब उसके बाद इस पॉइंट के बारे में कहीं से नहीं पहुंच पाएंगे तो आप इसको x लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, तो आप I1 इधर मान लीजिए, I2 इधर मान लीजिए और I3 ऐसे मान लेते हैं, समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट 0। तो I1 लिखेंगे बच्चों तो देखिएगा x - 20/5। बच्चों I1 के लिए आप लोग यही लिखें x - 20/5, यस सर। ठीक है। ये लिखा और I2 के लिए लिखेंगे x - 10/10। देखिए बच्चों, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना पड़ेगा आपको। x - 10/10 डेल्टा V बाय R। फिर I3 के लिए लिखेंगे तो x - 30/20, x - 30/20, और इन सबको सम करके 0 आना पड़ेगा, ठीक है। Yes, तो sir. अब एलसीएम बच्चों ये 20 दिख रहा है, 20 ले लेंगे, तो जब 20 लेंगे तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x - 80, और ये बच्चों बन जाएगा 2x - 20, और ये बनेगा x - 30 x - 30 बराबर 0। जब आप सब कुछ जोड़ेंगे तो 4 6 7 7x, और बच्चों ये मुझे दिख रहा है 80 20 100 और 130। क्या बच्चों x की वैल्यू आप लोगों की भी 130/7 आई है क्या? यस सर, ये आ रही है सर, 130/7। यस सर। ये 130/7 आ गया, ठीक है। x बराबर 130/7,
ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये तो 130/7 आ गया। अब हमें करंट निकालना है ब्रांचेस में कैसे होंगी। तो बच्चों ये 130/7 मुझे दिख रहा है कि ये कुछ 20 वोल्ट से तो बच्चों ये ज्यादा, सॉरी 20 वोल्ट के आसपास ही होगा क्या? कौन कितना ज्यादा होगा बच्चों? ये 130/7 करेंगे तो 7 कम होगा ना? कम होगा, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा कम होगा होगा। सर, कम होगा सर, कम होगा ना। थोड़ा कम होगा, 2 से थोड़ा कम होगा सर, हाँ 20 से कम होगा सर थोड़ा। 20 से कम होगा, राइट? यस क्योंकि सर। 140/7 होता तो 20 पास था ना, 20 130/7 होता है, यस सर। तो अब हायर माइनस लोअर करते हैं। मान लीजिए मुझे इस वाले इसमें 5 ओम में करंट निकालना है, ठीक है, I1 की वैल्यू। तो देखिए बच्चों मैं लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो 20 माइनस 130/7 और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस से 5। अच्छा देखिए अब ये भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि सर हमें क्या तुरंत, आपको लग रहा है ना, आप 130/7 माइनस 20 कर दो, ठीक है, इसमें से इसको घटा दो, ज्यादा क्या होगा, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ जाएगा मतलब करंट इधर फ्लो कर रही होगी, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये भी नहीं सोचना है कि कौन हायर कौन लोअर है, आप पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दो, करंट आ जाएगा। तो 20 माइनस 130/7 करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा 140 माइनस 130, तो बन जाएगा बच्चों 10/5 और ये 7, तो ये 2/7 आ जाएगा बच्चों। आप लोगों को मैच कर रहा है क्या? 2/7 5 यस सर, ओम से, ये आया था सर। यही आया था सर एकदम यही आया सर ये। ठीक है। तो यही है सर। 2/7 इस तरह से फ्लो करेगा 5 ओम से, ठीक है। अब आ जाइए I2 निकालते हैं। तो I2 बच्चों अभी हम लोगों ने ये देखा है कि ये ऑलमोस्ट 20 के बराबर है, तो ये हायर होगा ये लोअर होगा। तो आप 10 ओम से निकालना है करंट, है ना, करंट पासिंग थ्रू 10 ओम। बच्चों आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे 130/7 माइनस 10, 130/7 माइनस 10 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो बच्चों ये बन जाएगा आपका, देखो 130 माइनस 70 है ना 60, तो 60/7 और 10 है बच्चों, तो ये 6/7 कुछ ऐसा बन रहा था क्या बच्चों? 6/7 यस सर, यही यस सर यही आ रहा है 6/7। है ना, और हायर से लोअर ही जा रहा होगा बच्चों, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट एकदम सही है, ठीक है, 6/7। तो 2/7 इधर, 6/7 इधर, तो I3 आप बच्चों थोड़ा सोचोगे तो आ जाएगा कि 6/7 इधर आ रहा है, 2/7 बच्चों इधर से 4/7 आएगा तभी मैच हो पाएगा, है ना। यस सर। तो इधर से 4/, अब कैलकुलेट कर लो अगर आपको करना है 20 ओम से, तो करंट थ्रू 20, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू बच्चों 20, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो ये 20 के ही आसपास है, तो 30 में से इसको घटा दो, 30 माइनस 130/7, 30 माइनस 130/7, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बच जाएगा 210 माइनस 130, सो 210 में से 130 घटाओगे बच्चों कितना बचेगा? 80। 80 हाँ, 80 यस सर। बिल्कुल 80/7 बचेगा, और 20 पहले से था, सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये बन 4/7 जाएगा 4/7, ठीक है। तो 4/7 इधर इस साइड होगा, तो 4/7 इस साइड जाएगा, ठीक है। तो इधर से 2/7, इधर से 4/7, दोनों क्लब करके 6/7। पूछिए ठीक है बच्चों, सर। कुछ समझ में नहीं आया सर है? ये हाँ आ गया सर, तो यही आया है। ठीक है भाई, किसी को भी डाउट हो मुझसे पूछ लीजिए। कैलकुलेशन में थोड़ा सा स्पेस कम था तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ा है। बाकी देखिए x का वैल्यू आ गया है तो फिर बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टर। आपको बड़ा छोटा भी नहीं समझ में आ रहा है देख के कि कौन सी बड़ी हायर पोटेंशियल कौन सा लोअर है, तो आप इसमें से इसको घटा के कर दीजिए, जो निकालें उसी में से इसको घटा दीजिए। अगर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब जो आपने माना उसके ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कौन हायर कौन लोअर है, तो जो वैल्यू निकालिए उसी में से घटा घटा के सबकी वैल्यू निकाल लीजिए। प्लस होगा इसका मतलब जो माना है वो सही है, माइनस आंसर आ गया मतलब जो हमने माना था उसके ऑपोजिट आ जाएगा। डायरेक्शन तो कोई भी ले सकते हैं ना करंट की? क्या क्या पूछिए? सर करंट की डायरेक्शन तो कोई भी ले सकते हैं ना, अगर माइनस में आ जाएगा तो चेंज कर देंगे। नहीं मैं देखिए मैं फिर से समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए जैसे आपने ये 130/7 निकाल लिया, ठीक है, इधर 20 है इधर 130/7 है। अब आप ना 130/7 को जज नहीं कर पा रहे हैं कि 20 से ज्यादा है या 20 से कम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप नहीं जज कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। आप इसमें से इसको घटा दीजिए। आप क्या कर दीजिए 130/7, हमें नहीं पता चल रहा है कि 130/7 बड़ा है कि छोटा है। आप 137 माइनस इसमें से इसको घटा के डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए। जब आप ये करेंगे ना तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ जाएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यार ये जो मैंने किया है ना ये सही नहीं है, मैंने इसको हायर मान के इसमें से घटा दिया, पर ऐसा है नहीं क्योंकि मेरा नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब करंट इधर से इधर नहीं जाएगी, करंट इधर से इधर जाएगी, ठीक है। तो अगर आप जज नहीं कर पा रहे हैं एक्स की वैल्यू निकालने के बाद तो भी घबराइए मत। आप इसमें से इसको घटा के पॉजिटिव आ गया मतलब इधर जाएगी, नेगेटिव आ गया मतलब उसके ऑपोजिट आएगी।
सवाल लगाऊं बच्चों अगला? सर जी सर। रेडी है बच्चों, लगा दिया जाए? डन सर। ठीक। घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा है बीच में, आप इधर जीरो मान लीजिए। देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको, जीरो मान लीजिए बीच में, और जिस पॉइंट का नहीं लिख पा रहे हैं उसको एक्स मान लीजिए। और हालांकि उन्होंने बोला है कि किरचॉफ सर्किटल लॉ की इक्वेशन लिखना है, सॉल्व मत करिए, पर आप सॉल्व करिए इसको और आंसर बताइए। 2 4 8 दोनों सबसे करेंगे। नीचे भी जीरो करके निकाल सकते हैं ना? हम कर तो सकते हैं बेटा, लेकिन चलिए मैं डिस्कशन करूंगा नीचे जीरो मान के, मैं बताऊंगा। पहले फिलहाल आप ऐसे कर लीजिए, ऊपर जीरो मान लीजिए, और कर सकते हैं नीचे भी मान के कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने थोड़ा सा, मुझे एक चीज और बतानी है। बाकी आप अभी ऊपर फिलहाल के लिए ऊपर जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है? कौन सा चीज जीरो आ रहा है? बच्चों आया है कुछ आंसर? कर रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ करिए करिए। इसमें 2 वाली में तो 5/3 एम्पियर आया, 5/3 एम्पियर। ओके सर 8 वाली में 1 एम्पियर आ रहा है करंट। ओके। फिर इसमें 2/3 आ रहा है, 4 Okay. वाली में 2। ओके चलिए बच्चों मैं लिखता हूँ इक्वेशन, आप लोग करते रहिए जो लोग सॉल्व कर रहे हैं, बस थोड़ा सा मेरी मदद करिए। जैसे इसको जीरो माना है तो इस वाले पॉइंट को कितना बोलेंगे आप लोग? जैसे इसको जीरो माना है तो +10 10 बोलेंगे, 10 और इसको जीरो मानेंगे तो इसको कितना बोलेंगे? -12 -12 एकदम सही है। उसके बाद बच्चों इसको जीरो, तो हम कौन से पॉइंट को एक्स मानना सही रहेगा? बीच वाले को जीरो। ये ठीक है ना, एक्स मान सकते हैं इसको? यस सर। यस सर। ठीक। अब जो इसमें जंक्शन लॉ लगा देंगे तो हम लोग I1 I2 I3, आप इसको I1 बोल दीजिए, इधर I2 बोल दीजिए और I3। तो मैं एक एक करके तीनों I1 I2 I3 लिखता हूँ, फिर सम जीरो कर देंगे। जब I1 लिखेंगे बच्चों तो मैं लिखूंगा, मदद करेंगे कोई I1 लिखने के लिए? x minus 10/2 x -10/2 परफेक्ट, x minus 10/2। और इसके लिए बच्चों I2 के लिए क्या बोलेंगे? x minus x-0 x minus 0 divided by 4। यस सर। लिखे थे आप लोग ऐसे ही? Yes, sir. और इसके लिए बच्चों लास्ट वाले के लिए X plus 12 upon 8. +12 x + 12/8 डिवाइडेड बाय 8। लिखा था ये इक्वेशन आप सबने? यस सर। Yes, yes. फिर उसके बाद 8 में लिखा था दोनों इक्वेशन में 8 से, मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो इसमें 4 बचेगा, तो ये बन जाएगा 4x - 40। एलसीएम लेना तो बच्चों अगर समस्या है तो बताइएगा, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बाकी एलसीएम लेके डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ना, 4x - 40, ये 2x, और ये बन जाएगा x + 12।
बराबर 0। तो बच्चों जोड़ दिया जाएगा 4, 6, 7, 7x और बच्चों ये कितना बनेगा, देखिए -40 + 12 कितना बचेगा बच्चों, 28 बचेगा क्या? यस सर। यस सर। x का वैल्यू 4 तुम लोग निकाल पाए थे बच्चों, x का वैल्यू 4? यस सर। यस जी सर। सर। जी सर। ठीक है, x का वैल्यू 4 आ गया है ना। अब एक बार 4 आ गया तो आप देख के समझ पा रहे होगे कि इधर से 10 से 4 की तरफ करंट फ्लो करेगा, 4 से 0 जाएगा और 4 से -12 जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से करंट फ्लो करेगा। इससे 10 से 4 में कितना करंट फ्लो करेगा बच्चों, बता पाएंगे? 10 से 4 के बीच में करंट, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। सर 10 - 4/2 हो जाएगा। 10 - 4/2 एब्सोल्युटली। तो 6/2 पोटेंशियल डिफरेंस 6 बच्चों 3 एम्पियर करंट आया है समझ में? सर। इसमें Yes, बच्चों sir. 4 और इस वाले में कितना करंट फ्लो करेगा? हायर माइनस लोअर बच्चों 16 बन जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 8। यस सर। 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। ठीक है, तो इधर से 3 आ रहा है बच्चों, इधर 2 जा रहा है, तो इधर कितना जा रहा होगा? 1। 1 एम्पियर। आप निकाल भी सकते हो 4 - 0 डिवाइड बाई 4। बच्चों मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग का आंसर आया, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। आ गया सर, एकदम आ रहा था। सर। आ गया सर। आ गया था सर। ठीक, तो ये बस इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं बनेगा है ना आप लोग के लिए। बाकी बनाने को तो फिर x की जगह एक हमें 2 वेरिएबल x और y मानना पड़े, पर आपके लिए इससे ऊपर नहीं जाएंगे वो। सर उसमें कोई 3 कंपार्टमेंट से 3 बॉक्स का नहीं ना आ जाएगा? नहीं 3 बॉक्स का नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर देखिए अगर 3 बॉक्स का है तो उस हिसाब से आपको समय देना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है आप लोग के लिए। तो आप बस इतना कर लीजिए, काफी है। ठीक है सर। अब बच्चों देखिए ये हो सकता है जैसे इन्होंने सवाल जब मेरे हिसाब से तब थ्योरेटिकल पेपर मेंस लिखते होंगे, तो इसमें बोला गया है कि आप किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट 2 इक्वेशन बनेगी, कम से कम 2 इक्वेशन बनेगी। फिर आप उधर करिए 2 इक्वेशन बना के 2 अननोन सॉल्व करिए, लेकिन उसमें इक्वेशन लिखते समय भी हो सकता है गलती हो जाए, या 2 सॉल्यूशन इक्वेशन के बना के समय। दोनों को सर, वो इक्वेट किरचॉफ- करना पड़ता। सर वही लगाए थे हम सर, किरचॉफ लूप लगा दिए थे ना लूप। क्या किरचॉफ लॉ से भी सर हो जाएगा सर, मतलब किरचॉफ लॉ से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा किरचॉफ लॉ से भी। पर लेकिन सर उसमें दोनों का डायरेक्शन सेम मानना पड़ेगा, मतलब एक ही लूप में मानना पड़ेगा, अलग अलग नहीं मानना पड़ेगा। एक ही लूप मानना मतलब पड़ेगा। एक ही डायरेक्शन में, मतलब ये नहीं कि इसमें एंटी क्लॉक ले रहे हैं तो उसमें क्लॉकवाइज ऐसे नहीं करना रहता है सर। जैसे अगर हम लोग इसमें ले रहे हैं, पहले वाले सर्किट पे ले रहे हैं, तो उसमें अगर हम लोग 2 ओम से 10 ओम फिर 4 ओम जा रहे हैं, तो बगल वाले से उसमें भी सर 4 ओम से 12 ओम और 8 ओम ही जाना पड़ेगा। उसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं ले सकते, उसमें भी क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा। नहीं देखिए मैं बताता हूं आपको, आप कर सकते हैं किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकते हैं। आप करंट की डायरेक्शन कुछ अपने हिसाब से ले लीजिए। आप इधर मान लीजिए कि ऐसे करंट फ्लो कर रहा है I, और I में से फिर I1 इधर चला जाता है, I - I1 इधर रह जाता है। ठीक है, तो इधर के इसके लिए आप लूप लॉ लगा दीजिए और इसके लिए लूप लॉ लगा दीजिए, 2 इक्वेशन बन जाएंगी। I और I1 2 अननोन है, सिंपलीफाई होके आ जाएगा। थोड़ा सा उसको सोल्व कर दीजिए अगर हो सके सर, थोड़ा सा। अच्छा चाहते हो आप किरचॉफ्स लॉ से कर दूं मैं? यस सर, यस सर, यस सर। एक मिनट देखते हैं। करके दिखा दीजिए। देखिए तो I मान लीजिए इधर है, आप इस वाले के लिए किरचॉफ्स लूप लॉ लगा लीजिए, है ना। इसके लिए करते हैं तो मान लीजिए मैं पॉइंट A से शुरू करता हूँ, ठीक है, लिखना। तो मैं लिखूंगा यहाँ से माइनस में हो जाएगा सर। मुझे करंट की डायरेक्शंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो I मान लीजिए हम इधर मानते हैं, I1 इधर गया तो ये बन जाएगा I - I1, ठीक है। और ये पूरा क्लब घूम करके इधर I1 आएगा, इसके साथ क्लब करके ये फिर से I बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वाले लूप के लिए लिख देता हूँ राइट साइड में, और इसमें ऐसे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट O, ठीक है, यहां से, और ये तो लिखूंगा -4 टाइम्स I - I1, ठीक है, देखते रहिएगा, है ना। और फिर इधर I इधर कुछ नहीं है, इधर -8I, और फिर इधर पहुंच गए, और ये माइनस से +12, तो +12 बराबर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट O, ठीक है। ये पहुंच गए, ये कैंसिल हो गया। पहली इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे बच्चों? दूसरे आप लोग थोड़ा सा बच्चों बताइए, फिर से O से शुरू कर रहे हैं और फिर से ऐसे ही जा रहे हैं हम लोग। कोई बताएगा बच्चों दूसरी वाली इक्वेशन, दूसरे लूप के लिए, इस वाले के लिए? यस सर, पहले V नोट हो जाएगा सर, बिल्कुल। V0, फिर माइनस से प्लस जाएंगे तो कितना लिखूं? बैटरी प्लस 10 जाएगा, प्लस 10 वोल्ट हो जाएगा। प्लस 10 वोल्ट, +10 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद इधर उसके आएंगे बाद तो सर माइनस इसके वाले में सर -2I हो जाएगा सर। -2I1, है ना। यस यस सर। सर। फिर इधर पहुंच गया, फिर इधर बताइए बच्चों, इधर के लिए सर इसमें हो जाएगा सर 4 प्लस- माइन
+4i प्लस माइनस 4 i1 आई माइनस यस सर। ये हो जाएगा। यस सर। बराबर vo, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन है लिख लेंगे, पर मैं नहीं सजेस्ट करूंगा बच्चों, क्योंकि थोड़ा सर दो वो इक्वेशन लंबा दो पड़ेगा अननोन, सर। थोड़ा समय लग सकता है। आप ऐसे कर लीजिए, x निकालिए सीधा और आप सब में सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। यस सर। चलिए। ठीक, अगली हेडिंग डालिए बच्चों। या एक सवाल करते हैं थोड़ा सा, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। बच्चों मैंने ये हालांकि बताया नहीं आपको, पर देखते हैं आप में से कितने लोग इस चीज को, जैसे मान लीजिए बच्चों ये रजिस्टर्स लगे हैं दो पैरेलल में। ठीक है, इस तरह से दो पैरेलल में रजिस्टर लगे हैं, बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, और बैटरी में जो करंट आ रहा है, लेट्स से वो करंट कुछ आई आ रहा है, और फिर ये करंट डिवाइड हो जाएगा I1 में और I2 में। मान लीजिए ऊपर वाला रेजिस्टेंस R1 है, नीचे वाला रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी मान लेते हैं V। ठीक है, तो इस तरह से I1 I2 डिवाइड होगा। तो चूंकि बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जो R1 के क्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 के क्रॉस है, तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं बच्चों की I1 R1 बराबर I2 R2। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि I इंटू आर, यानी करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है दोनों के क्रॉस। ठीक है, तो यानी जो ऊपर वाले में करंट होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ऊपर वाले के रेजिस्टेंस के, और जो नीचे करंट होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी नीचे वाले रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो I1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 और I2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2। तो इससे बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि I1 बराबर V बाय R1, और यहां से आप I2 बराबर V बाय R2। ठीक है, यहां से बोलो या आप ऐसे बोल दो कि पहले वाले में करंट निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दूसरे वाले में करंट निकालना है तो V2 बाय R2, और हमें पता है कि I बराबर होगा I1 प्लस I2। ठीक है, तो टोटल करंट I बराबर I1 की वैल्यू रख देंगे बच्चों, तो मैं लिख दूंगा V बाय R1, और I2 रख देंगे V बाय R2। एक सेकेंड ना, तो I बराबर I1 प्लस I2, और मुझे I1 की वैल्यू निकालना है, तो I1 को एज इट इज लिख देता हूं और I2 की जगह लिख देता हूं मैं। यहां से बच्चों I2 की जगह मैं लिख दूंगा, I2 की जगह लिख देंगे I1 R1, I2 की जगह लिख देंगे I1 R1 डिवाइड बाय R2। ठीक है, तो I2 की जगह लिख दूंगा मैं I1 R1 डिवाइडेड बाय R2। कुल मिला के बच्चों एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ताकि अगर आपके पास I1 की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल पाओ। ठीक है, तो I बराबर ये बन जाएगा I1 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R1 बाई R2। ठीक है, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी I1 बराबर, यहां से आप एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 टाइम्स R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 टाइम्स I। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप I2 लिखेंगे तो I2 बराबर हो जाएगा R1 टाइम्स I डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये बच्चों मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्ट रिजल्ट दिमाग में रख लें। ठीक है, कि अगर आपको I1 और I2 की वैल्यूज निकालनी है और दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहां से ये रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा आप डिस्कशन लिखें या ना लिखें, क्योंकि मुझे डेराइव करना था तो मैंने पूरा किया है। आप ऐसा सीधे सर्किट बनाओ और I1 बराबर R2I डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और I2 बराबर R1I डिवाइड बाय R1 प्लस R2, है ना। तो ये फिर थोड़ा सा हेडिंग क्या डालें? क्या बेटा, हेडिंग हेडिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन करके डाल दीजिए हेडिंग। ठीक है, करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये एक तरह से सवाल ही है, लेकिन बहुत बार बन जाता है, तो आप इसको एक बार लिख लीजिए। ठीक है, करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर ऊपर वाले में करंट निकालना है तो R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू I, और नीचे में करंट निकालना है तो R1I डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो सर्किट बनाई बच्चों, डायरेक्ट और रिजल्ट लिख लीजिए। ठीक है, डेरिवेशन करने की आपको कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सीधे सीधे
आंसर लिख लीजिए। I1 बराबर R2I डिवाइड बाय R1 प्लस R2 और I2 बराबर R1I डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अच्छा 3 रजिस्टर लगे होंगे बच्चों, तो फिर आप प्रॉपर सॉल्व करिएगा, है ना। 3 के लिए 2 रजिस्टर लगे हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख पाएंगे। 3 है या 2 से ज्यादा है तो फिर आप प्रॉपर सॉल्व करिए, आर इक्विवेलेंट निकालिए और फिर करंट की वैल्यू निकालिए। पूरा मत लिखिए बच्चों सर्किट और ये सीधे करंट की वैल्यूज। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं बच्चों, इसी पे बेस्ड एक बार पूछा गया है तो आप देख लीजिए उस सवाल को। लगाओ बच्चों सवाल। यस सर। ठीक है देखिए। सर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। पूछा है I3 बाई I1 का रेशियो क्या होगा। ऑप्शन बी। ओके वेट कर रहा हूं बच्चों आंसर का आपके। I1 और I3 का रेशियो बताना है, I3 बाई I1 का रेशियो बताना है। सर 2 ऑप्शन तो सेम है। हाँ तो ठीक है, आप बता दीजिए, अगर आपका कोई नहीं मैच कर रहा है तो आप फिर भी बता दीजिए, जो भी है हो सकता है सेकंड प्रिंटिंग। ऑप्शन सर। सेकंड वाला सर। सेकंड Second वाला option. ओके सेकंड वाला है सर। ठीक है। इसका सेकंड वाला ही है। तो बच्चों I3 बाई I1 का जो आंसर आएगा ना, I3 बाई I1 ये आ जाएगा R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R3। ठीक है, R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R3, सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा आता है तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं। ठीक है, वो रेशियो याद रखिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में खूब सारे बच्चों वैसे सवाल बनते हैं, ठीक है, कि रेशियो का, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होगी I1 बाई I2 बराबर होगा R2 बाय R1 के। ठीक है, और बाकी फिर ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो हेल्प हो जाएगी आपको। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगली हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बच्चों दो टर्म्स बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुने होंगे, तो एक तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी सुना होगा और एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी सुना होगा। तो आज हम लोग Yes, sir. ईएमएफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है यानी ईएमएफ ऑफ अ बैटरी, वो एक्चुअल में होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लोअर टर्मिनल एंड हायर टर्मिनल ऑफ द बैटरी।
ठीक है, तो जो मैं जैसे बोल दूं सवाल में कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज दिस मच, इसका मतलब है कि वो लोअर और हायर पोटेंशियल, ये जो बैटरीज हैं, बैटरी के जो टर्मिनल है लोअर और हायर, इनके बीच में जो पोटेंशियल का अंतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो कहलाता है ईएमएफ। अब अगला सवाल आता है कि सर अगर इनके पोटेंशियल्स के बीच का अंतर ईएमएफ है, तो हम लोग बार बार जो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी डेल्टा वी, फिर वो क्या होता है और वो इस ईएमएफ से कैसे अलग है? ठीक है, तो बच्चों देखिए, जैसे हम लोग बैटरी की बात करते हैं ना, तो बैटरी में क्या होता है कि दो प्लेट्स लगे रहते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, है ना, ऐसे दो प्लेट्स लगे रहते हैं। और इस बैटरी में बीच में सॉल्यूशन होता है ना, यहाँ पे कोई भी एक आयनिक सॉल्यूशन ऐसे रहता है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे आप बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, ठीक है, तो चार्जेस फ्लो करते हैं, चार्जेस फ्लो करते हैं, तो होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, है ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करके गया, ऐसा इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करके गया, है ना, तो ये इधर जाएगा, इधर से इस प्लेट में पहुंचेगा और इस प्लेट के थ्रू इस सॉल्यूशन से होता हुआ इलेक्ट्रॉन, है ना, इस प्लेट के थ्रू इस सॉल्यूशन से होता हुआ इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा और फिर ऐसे पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, लगातार। ठीक, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन से पास होता है ना, इस बीच में सॉल्यूशन से पास होता है, तो इसकी कुछ एनर्जी ये लूज कर देता है, क्योंकि यहां पे आयंस होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इन आयंस से टकराता है और अपनी एनर्जी को लूज कर देता है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपनी लूज करता है बैटरी के अंदर ही, तो हम बोलते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर रहा है और उस एनर्जी का जो लूज होने का कारण है वो इस इलेक्ट्रॉन्स के आयंस से टक्कर की वजह से अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो करता है, कंडक्टर के थ्रू जाता है, तो यहां पे भी बहुत बार टक्कर होती है आयन से, खुद इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो वहां पे भी एनर्जी लूज करता है। तो जब यहां पे लूज करता है एनर्जी, तो हम बोलते हैं कि चूंकि इस वायर के पास रेजिस्टेंस है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है। यहां पे जब इलेक्ट्रॉन आयंस के थ्रू जाता है, तो यहां पे भी टक्कर करता है, यहां पे भी एनर्जी लूज करता है। तो हम बोलते हैं कि बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है और उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में जाता है, तो बीच में उसको इंटरनल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, एक तो कंडक्टर वाला रेजिस्टेंस है, वो अलग है, उसके अलावा बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहां पे भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता है। ठीक है, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस मिलता है बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन को, जब इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करता है। ठीक है, तो हम इस रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन यहां पे भी एनर्जी लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पे भी एनर्जी लूज कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करते हैं, यहां का जो रेजिस्टेंस है बैटरी के अंदर है, उसको बैटरी के अंदर ना दिखा के उसको इस कंडक्टर के साथ में ही दिखा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बैटरी के अंदर ना दिखा के इस रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, सर्किट का ही पार्ट मान के ऐसे दिखा देते हैं। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है, ये आर है। फिर अगला सवाल आता है कि सर ये तो समझ में आ गया कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है, चूंकि आयन से इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, उसकी वजह से एनर्जी लूज कर रहा है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कहलाएगा, वो तो समझ गए। पर क्वेश्चन अभी वही है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी और ईएमएफ ऑफ द बैटरी में अंतर क्या है? तो ईएमएफ जो है बैटरी का, वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है का डिफरेंस है, वो ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है कि इस पॉइंट ए और बी, यानी बैटरी के अक्रॉस, जैसे मान लीजिए आप कोई रजिस्टर लगा देते हैं। ठीक है, यहां पे आप कोई ऐसा एक रजिस्टर लगा दीजिए, कंडक्टिंग वायर, एक ऐसे रजिस्टर लगा दीजिए। ठीक है, तो जो एक्चुअल में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल मिलता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो रजिस्टर को पोटेंशियल मिलता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो सर इसका मतलब यह है कि जो ईएमएफ होता है वही एक्चुअल में रेजिस्टेंस को नहीं मिलता है। नहीं, जो ईएमएफ होता है वही एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस को नहीं मिलता है। ईएमएफ इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल में अंतर होगा, वो ईएमएफ कहलाएगा। पर यही पोटेंशियल इस रेजिस्टर को मिलता है, ऐसा नहीं है, उससे कुछ कम मिलता है। ठीक है सर, क्यों कम मिलता है? कम इसलिए मिलता है क्योंकि बीच में एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी आता है, जो इस ईएमएफ में से कुछ हिस्सा इसमें कंज्यूम हो जाता है और फिर बचा हुआ फिर बाकी रजिस्टर को मिलता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अगर आपको एनालॉजी से समझाऊं तो देखिए, ऐसा मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए कि आपके यहां कोई एक रोड कंस्ट्रक्ट होना है। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्ट होना है, उसके लिए कुछ पेमेंट मिल गया मान लीजिए, है ना, कुछ XYZ कुछ मिल गया, मान लीजिए 100 रुपीज सैंक्शन हुए रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, तो 100 रुपीज सैंक्शन हुए रोड कंस्ट्रक्ट होने के लिए, उसमें से कितना एक्चुअल लगेगा रोड के कंस्ट्रक्शन में? ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए मिले, है ना, रोड के लिए पास हुए, पर
कॉन्ट्रैक्टर कितना रुपए लगा रहा है, मान लीजिए 10 ही रुपए कॉन्ट्रैक्टर लगा रहा है, ठीक है, तो बीच में जो लॉस हुआ, ठीक है, ये कहलाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का लॉस, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना होना चाहिए और कितना मिल रहा है, ठीक है, तो जो एक्चुअल में है वो ईएमएफ है, और जो लग रहा है, जो पास हुआ वो ईएमएफ है, और जो लग रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम तो मान लीजिए अगर आइडियल बैटरी होती, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आइडियल बैटरी होती, अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां से इस प्लेट तक जाते समय बीच में किसी आयन से टक्कर नहीं किया होता, कहीं कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं करता, तो फिर हाँ, फिर ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता। फिर ये नहीं रहता अगर, तो हाँ, फिर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर यहां पे जो कि प्रैक्टिकल है, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, बीच में आयन से टकराएगा, आयंस कुछ इसकी एनर्जी ले लेंगे, और जो चूंकि वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो फिर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर आ जाएगा। तो फिर से एक बार, ईएमएफ क्या है? जो इन दो प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल का अंतर है वो ईएमएफ है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जब आप कनेक्ट कर देते हो उस बैटरी को, जैसे अगर यहाँ पे कुछ नहीं कनेक्ट कर रहे हो, है ना, यहाँ पे आपने कोई भी कंडक्टिंग वायर नहीं लगा रखी है, ठीक है, करंट नहीं फ्लो कर रही है, तो इन प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ है। अब आप लगा दो ऐसे, ठीक है, ऐसे लगा दो, ठीक है, कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर दोगे तो जो ईएमएफ है, जो कनेक्ट कर देंगे तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल मिल रहा होगा, जैसे आप कनेक्ट कर देंगे तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल में डिफरेंस मिल रहा होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, तो इस पे बच्चों और हम लोग कल डिस्कशन करेंगे ना, ईएमएफ और कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज पे और बात करेंगे। आज आप कुछ मत लिखिए, बस हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहीं से हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय बाय थैंक यू सर, बाय बाय सर, बच्चों। थैंक यू सर। सर 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 राम राम। सर राम सर राम, मैं हाँ। कह रहा था कि सर जैसे हम लोग का जो ऐसे पेपर हो रहा है हाँ, सर, उसमें मतलब मेरे सर मतलब मार्क्स आ रहे हैं 145 के आसपास, मतलब 140 150 तक नंबर आ रहे हैं फिजिक्स में, सर। लेकिन हाँ सर, मतलब फिजिक्स में। हाँ हाँ, तो सर ऐसे एनसीईआरटी सर पढ़े उसके लिए, अब और जाने के लिए सर एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा? मतलब आपके मार्क्स और बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा पूछ रहे हैं? यस सर। सर ऐसे क्वेश्चन एनालाइज करने से मुझे पता लगा पीवाईक्यू लगा के ना सर, जब मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सर एनसीईआरटी में दिख जा रहे हैं, मतलब सर मैंने ऐसे लगाया था ना 2019 से लेके और पहले के पीवाईक्यूज, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हो गए, और उसके थ्योरी से सर, मतलब सर पिछले 2024 का सर बहुत सारा सर मेरा दोस्त दिया था, तो वो मुझे दिखा रहा था, मतलब इस समय तो एम्स में है वो सर, तो वो मुझे आया बताया था कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस पेज पे है, तो उसमें सर 42 क्वेश्चन, सर 45 में 42 क्वेश्चन से बता दें कि एनसीईआरटी की लाइन से आया हुआ है। ठीक है, तो सर उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा सर पूरी एनसीईआरटी की, आप क्वेश्चंस लगाने प्रैक्टिस ज्यादा करें, देखिए सवालों की प्रैक्टिस आप ज्यादा करिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, सिलेबस चूंकि मैच कर रहा है ना, तो हर सवाल को एनसीईआरटी से रिलेट करके बताया जा सकता है, उसमें कुछ नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए। देखिए थ्योरी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, आप एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है, वो तो मोस्टली हम लोग क्लास में बता ही देते हैं आपको। yes, sir. तो वापस से आप पढ़ेंगे तो एक तरह से वो रिवीजन ही होगा, पर आप अगर प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कि आप कॉन्सेप्ट कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, है ना। थ्योरेटिकल पढ़ के उतना फायदा yes, होगा नहीं। फिर भी अगर आप एनसीईआरटी के रिलेवेंस कर रहे हैं तो आप एक काम करिए, एनसीईआरटी के ना आपको लग रहा है तो आप एनसीईआरटी के सवाल खुद, जैसे चैप्टर खत्म होता है आप वर्कशीट कर लीजिए, डीपीपीस कर लीजिए, फिर आप एनसीईआरटी के भी सवाल कर लीजिए एक बार, है ना, ताकि आपका कुछ रह ना जाए, आपके मानसिक शांति के लिए कि सब मेरा एनसीईआरटी। बाकी आप वापस से मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। उतनी मेहनत आप अपने बायो में कर लेंगे या केमिस्ट्री में कर लेंगे, क्योंकि वहां से लाइन बाय लाइन पूछ लेते हैं। आप फिजिक्स का पेपर देखिए, एक आध सवाल हो सकता है इधर उधर कुछ की एकदम डेटा ही या एकदम एक लाइन ही उठा के, एक आध सवाल मुझे लगता है वो भी एक आध सवाल ही होता है। हाँ, बाकी फिजिक्स में आप जितना कॉन्सेप्ट पढ़ के उसको अप्लाई करेंगे ना, उतना बेहतर आप पेपर में कर पाएंगे, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन मत जाइए, पढ़िए आप और खूब सवाल करिए फिजिक्स के। ठीक है सर।